गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो होमवर्क दिया था पहले उसके डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। कल इंटेक्स 4 दिया था ना कंप्लीट करने के लिए। डाउट बताओ फिर, इंटेक्स 4 में कोई डाउट है? एट इलस्ट्रेशन 21। देखो इसमें इलस्ट्रेशन 21 में पार्ट ए अभी नहीं करना है। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पूछा है, वो अभी आज पढ़ाने वाला हूँ ना, जो IAR बोल रहा था, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बी और सी पार्ट कर सकते हैं। बी और सी पार्ट में तो डाउट नहीं होगा ना, ए में ही होगा मेरे हिसाब से। तो बी और सी में डाउट है। ठीक है, देखो फिर ये देखो इसमें बोला गया है कि एक हमने कोई सिलेंडर लिया हुआ है, ऐसे कोई ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसके एक ऊपर के साइड में प्लैंक रखा हुआ है और एक प्लैंक नीचे के साइड रखा हुआ है। और ये प्लैंक इधर को जा रहा है 2u स्पीड से, ये इधर को जा रहा है u स्पीड से। तो हमें बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। तो हम मान लेते हैं कि ये मान लो इधर को कुछ v स्पीड से जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है ना। तो अब इसके दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो उन दोनों जगह हम लोग वेलोसिटी निकाल के सेम कर देंगे। यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे ऊपर वाले पॉइंट पे, तो कितना आएगा? v प्लस आर ओमेगा। और नीचे वाले पॉइंट पे निकालेंगे। अब देख लो इधर को ये पॉइंट दिया हुआ है कि ये प्लैंक इधर जा रहा है, तो ये पॉइंट भी इधर जाना चाहिए ना। अब इधर को आर ओमेगा होगा और पीछे को वी होगा, तो इधर को नेट डायरेक्शन कब मिलेगा? जब आर ओमेगा माइनस वी लिखोगे ना। यहाँ आर ओमेगा बड़ा होगा तभी ना ये इस साइड जा पाएगा, क्योंकि ये कांटेक्ट वाला नीचे वाला प्लैंक इधर जा रहा है। अब इन दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम कर दो, इधर 2u है, इधर v प्लस आर ओमेगा। तो आप लिख सकते हो v प्लस आर ओमेगा इज 2u। और नीचे वाले पॉइंट पे सेम करोगे तो आर ओमेगा माइनस वी इक्वल टू यू ना। अब दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व कर दो इनको। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? IAR जो है फर्स्ट पार्ट, वो आज पढ़ेंगे हम लोग ना। नेक्स्ट डाउट।
इन टेक्स्ट का फर्स्ट। तो वो इसमें ये बोला गया कि कोई इरेगुलर शेप की बॉडी हमने ड्रॉप कर दी। कोई भी इरेगुलर शेप की अगर हम बॉडी ड्रॉप करेंगे तो उस पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा? उसका वेट लग रहा होगा उसके सेंटर ऑफ मास पे, और कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये क्या रोटेट करेगा? रेस्ट से हमने ड्रॉप किया है, केवल इसके सेंटर पे mg लग रहा है ना, तो सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क देने वाला फोर्स है? mg का तो टॉर्क 0 आएगा, और कोई फोर्स है नहीं, तो ये क्या करना चाहिए? केवल नीचे को ट्रांसलेट करना चाहिए या रोटेट भी करना चाहिए? ना, तो ये बस ये नीचे को एक्सेलरेट कर सकता है ना, रोटेट नहीं कर सकता, स्पिन नहीं करेगा ना, तो इसलिए फर्स्ट का ए हो जाएगा, एक्सेलरेट बट विल नॉट स्पिन। एक्सेलरेट मतलब वही ट्रांसलेशनल वाली वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बट स्पिन नहीं होगा। नेक्स्ट बताओ। 8। देखो यहाँ पे जब भी कोई इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी रोल करके जा रही होगी, तो उनके बीच में फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है? यहाँ पे जब ये रोल करके जा रही है तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा है? स्टैटिक है, काइनेटिक है? काइनेटिक है, अरे वाह। अच्छा ये बताओ, अगर ये जैसे मैंने ये रोल करके जा रहा है और जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे वो दोनों पॉइंट एक दूसरे पे स्लिप कर रहे हैं या वो हमेशा साथ साथ हैं? दोनों के कांटेक्ट पॉइंट एक दूसरे पे स्लिप कर रहे हैं या साथ साथ है? अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो स्लिपिंग हो रही होगी कांटेक्ट पॉइंट पर। ना, आपको पता है रोलिंग की डेफिनेशन ही क्या है कि देयर शुड बी नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर रहे हैं तो इनके बीच में अगर फ्रिक्शन लगेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक ही लगेगा ना। अगर दो पॉइंट साथ साथ चल रहे हैं तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा ना, क्योंकि वो एक दूसरे पे स्लिप नहीं कर रहे हैं ना। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो हम लोगों ने निकाला हुआ है। आप mg साइन थीटा इधर आगे को लग रहा होगा, एफ क्यू ऐसे ऐसे वो घूम रहा होगा, तो सॉल्व करके निकाल लोगे एफ की वैल्यू। तो आपको पहले पार्ट में बोला गया कि फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग वैल्यू होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। स्टैटिक क्या हमेशा लिमिटिंग वैल्यू के बराबर ही होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तो लिमिटिंग वैल्यू या उससे कम कुछ भी हो सकता है। तो पहले ऑप्शन में जो दिया वो रॉन्ग है, सेल्फ एडजस्टिंग है, पहला नहीं होगा। बी ऑप्शन है फ्रिक्शन इज ए डिसिपेटिव फोर्स। यहाँ फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना है यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन पर? 0 ना। तो क्या एनर्जी का वेस्ट हो रहा है? डिसिपेटिव फोर्स मतलब एनर्जी लॉस हो रही है ना, तो बी भी नहीं है। सी पार्ट है बाय डिक्रीजिंग थीटा
फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीसेस। अब हमें देखो थीटा और फ्रिक्शन फोर्स में रिलेशन निकालना पड़ेगा। आपको देखो ये पता है कि ये नीचे को कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, एम जी साइन थीटा नीचे को लग रहा है, ऊपर को एफ लग रहा है, वो बराबर एम इंटू ए। और एफ इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। और ये अगर इधर को ए से जा रहा है, अल्फा से घूम रहा है, तो नीचे वाले पॉइंट का ए माइनस आर अल्फा बराबर होगा इंक्लाइन प्लेन के जीरो के ना। तो इन सबको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। सिलेंडर है तो आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर रख दोगे, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी 2/3 जी साइन थीटा। अब ये ए की वैल्यू यहाँ पे रखो फर्स्ट इक्वेशन में, तो इससे एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी साइन थीटा बाय 3 ना। फ्रिक्शन फोर्स और थीटा में रिलेशन आ गया। अब ये क्या दिख रहा है कि थीटा को अगर आप डिक्रीज करोगे तो साइन थीटा कम होगा, साइन थीटा कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा। तो एट्थ का सी ना, सी वाला पार्ट सही है। नेक्स्ट बताओ। यहाँ पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा है ये पूछ रहा है। स्टैटिक, देखो जो अगर ये रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे होते तो कांटेक्ट पॉइंट एक दूसरे पे क्या स्लिप कर रहे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो बॉडी एक दूसरे पे स्लिप करेंगे या दोनों बॉडी साथ साथ चलेंगे। Bixby voice privacy contents have been updated. समझ रहे हैं ना, जब दो पॉइंट एक दूसरे पे स्लिप करेंगे तो काइनेटिक लगेगा, बट प्योर रोलिंग में तो ये कांटेक्ट पॉइंट स्लिप करते ही नहीं है, तो फिर कैसे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। वहां तो स्टैटिक ही लग सकता है ना प्योर रोलिंग के टाइम पर। और है डाउट इसमें। ठीक है, फिर अब आगे स्टार्ट करते हैं ना। चलो नाइन्थ भी देख लो भाई, चवन ने एक ही पूछा है, चवन का डाउट भी कर देते हैं। नाइन देखो, सपोज a body of mass m, radius r is allowed to roll on an inclined plane without slipping from its topmost point a. Velocity acquired by the body as it reaches the bottom of the inclined plane is given by। देखो ये बोला जा रहा है कि कोई इंक्लाइन प्लेन से में ऊपर से बॉडी को छोड़ा गया ना, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट को कुछ ए बोला गया है, तो यहाँ ए से छोड़ा गया इधर से। तो जब वो नीचे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये बताना है।
तो ये तो क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था ना। अबे चवन क्या करता रहता है, ऊपर से नीचे ये लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन कराया था ना, एनर्जी कंजर्वेशन करके वी निकाल लो। और बीटा की वैल्यू नीचे दी हुई है ना, I/mr² + 1 को बीटा लिख दिया है। क्या करोगे अगर मान लो ये h हाइट से नीचे आया, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कर दो बस ये। ठीक है चलो अब आगे करते हैं ना। आज हम लोगों को IAR स्टार्ट करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ उससे भी कर सकते हैं ना, सलोनी किया था ना कल हम लोगों ने। ए निकाल करके v² = u² + 2as लगा सकते हैं। चलो तो हम लोग नेक्स्ट अब आज स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे IAR। देखो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ये क्या होता है, हम देखो जब भी कोई बॉडी जनरल मोशन कर रही है, जनरल मोशन कर रही है, तो उसमें उसका सेंटर ऑफ मास, अबे चवन अब आगे पढ़ाने दे भाई, अब लास्ट में बाद में पूछ लेना। पहले बोला कर, आराम आराम से बोलता है ना। VCM से आगे जा रहा है और उसके अबाउट पूरी बॉडी घूम रही है ना, जनरल मोशन कर रही है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जहां से इस पूरी बॉडी का ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, केवल रोटेशनल मोशन दिखेगा एक इंस्टेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए इंस्टेंटेनियस है, एक इंस्टेंट के लिए ये पूरी की पूरी बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट करती नहीं दिखेगी, केवल उस एक्सिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती दिखेगी। तो IAR क्या होता है, इट इज अ एक्सिस about which translational and rotational ना। तो ये क्या है, ये ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन विल बी प्योर रोटेशनल मोशन फॉर एन इंस्टेंट। समझ आ रहा है? तो ना हमें पता है कि जनरल मोशन में क्या होता है, जनरल मोशन में दो चीजें हो रही हैं, एक तो बॉडी ट्रांसलेट कर रही है प्लस रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे एक ऐसा एक्सिस मिलेगा जिसके अबाउट ये पूरा का पूरा बॉडी केवल एक इंस्टेंट के लिए रोटेट करता दिखेगा। तो अगर ऐसा जो एक्सिस होगा उसी को नाम दिया गया है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे देखो जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, अभी हम देखेंगे कि उसके अबाउट जो ओमेगा आएगा वो सेम वही आएगा जो बॉडी पे पड़ने वाले किसी भी पॉइंट के अबाउट बॉडी का ओमेगा दिखता है। आपको पता है ना कि बॉडी के किसी भी पॉइंट से कोई भी दूसरे पॉइंट को देखोगे तो उसका ओमेगा सेम रहता है।
और जो IAR होता है वहां से भी बॉडी के किसी भी पॉइंट का ओमेगा सेम रहेगा। तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये आपको याद रखना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट with respect to IAR will be same as एंगुलर, क्या लिख दिया है, एंगुलर बॉडी के किसी भी पॉइंट से जो ओमेगा दिखेगा बॉडी का, वही IAR से भी बॉडी का ओमेगा दिखेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे और हमें ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी तो प्योर रोटेशनल मोशन करती हुई दिखती है, और जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या उसका कोई वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा? तो वहां से अगर केवल रोटेशनल मोशन करती हुई बॉडी दिख रही है, मतलब वो खुद रुका हुआ पॉइंट होगा ना। एक तरह से प्योर रोटेशन कब होता है? जब फिक्स एक्सिस होता है, उसके अबाउट ही प्योर रोटेशनल मोशन होता है ना। तो IAR जीरो वेलोसिटी होगा, उसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा, लेकिन उसका एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, IAR is a zero velocity frame ना। जीरो वेलोसिटी फ्रेम मतलब वहां से जब हम देख रहे हैं तो उसकी खुद की वेलोसिटी जीरो है, बाकी बॉडी को घूमता हुआ दिख रहा है। बट इट्स एक्सेलरेशन मे नॉट बी जीरो। मे नॉट ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। श्रेयस अभी कुछ पढ़ाया है नहीं तो डाउट मत पूछना, अभी मुझे पहले पढ़ाने तो दे। जो लिख रहा हूँ चुपचाप नोट कर ले, ये जो बोला है इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले ना, पढ़ा लेने दे फिर डाउट पूछना। IAR इज ए जीरो वेलोसिटी फ्रेम, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की वेलोसिटी जीरो होती है, बट उसका एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये तीनों पॉइंट नोट कर लो। अब IAR का कोई एग्जांपल लेते हैं, वहां पे समझते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। नोट होने के बाद बोल देना। अबे चवन, तेरा नेट इशू हमेशा रिपीट कराता रहता है, नेट इशू बोल बोल के। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन है, IAR से केवल वो रोटेशनल मोशन दिखेगा।
जनरल मोशन प्योर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा IAR से। प्योर रोटेशनल मोशन सॉल्व करना इजी होगा इन कंपैरिजन टू रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसलिए हम लोग IAR पढ़ रहे हैं कि कई बार हम उसको प्योर रोटेशनल मोशन कर बना के सॉल्व कर लेंगे इजीली। चलो नेक्स्ट पेज पे। अब देखो हमने ये देखा था एग्जाम्पल, मैंने पिछली बार उधर बता दिया था, तो इसलिए अब इधर अब मैं बस रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। हमने देखो ये एग्जाम्पल देखा था कि अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं और रफ सरफेस पे रखते हैं और इस पे फोर्स लगाते हैं ना, और अगर यहाँ फ्रिक्शन सफिशिएंट प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो हर एक कॉर्नर के अबाउट ऐसे घूम घूम करके आगे जाएगा। और एक कॉर्नर के अबाउट अगर टाइम पीरियड टी है तो कितनी देर घूमेगा, T/4 है ना। अगर यहीं पर रेगुलर हेक्सागोन लिया स्क्वायर की जगह, रफ सरफेस पे रखेंगे और इस पे फोर्स लगाएंगे, तो वो हर एक कॉर्नर के अबाउट घूम घूम के टॉपल करता हुआ आगे जाएगा और टाइम कितना मिलेगा, T/6। तो जितना साइड बढ़ता जाएगा उतना यहाँ पे T/6 में 6 जो नंबर है n वो बढ़ता जाएगा। और हम सोच सकते हैं कि हमारा एक जो स्फीयर है वो क्या है, बहुत सारे उसके साइड्स हैं ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से मिलकर के ये बना हुआ है। तो ये नीचे वाले पॉइंट के अबाउट कितनी देर के लिए घूम के आगे बढ़ रहा है, T/n। जहां n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये T टेंडिंग टू 0 है ना। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है, जब ग्राउंड पे स्फीयर रोल करके आगे जा रहा है तो नीचे वाला पॉइंट क्या है, एक तरह से IAR बन रहा है ना। यहाँ से इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट ये पूरी बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है ना। यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ऐसे दिखा देता हूँ ना, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा IAR है, ये एक्सिस जो है ना स्क्रीन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। अब अगर ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है तो इससे हमने जो भी हमने पीछे रिजल्ट देखा है, क्या वो सारा रिजल्ट मिलेगा, तो आप करके देख लो ना। जैसे कि अगर कोई मान लो स्फीयर है, वो v वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है और ग्राउंड पे रोलिंग करता हुआ जा रहा है। अगर ग्राउंड पे रोलिंग करता हुआ जा रहा है तो हमें पता है यहाँ पे v = r ओमेगा होगा। तो मतलब इसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, पॉइंट ए की स्पीड v + r ओमेगा, मतलब 2v ना। इसके सेंटर की स्पीड निकालोगे तो सेंटर की स्पीड केवल कितनी आएगी, v, और सबसे नीचे वाले पॉइंट की स्पीड कितनी है, 0। ऐसे हम कोई भी पॉइंट की स्पीड निकालें। अब ये चीज हम IAR से देखते हैं हो रहा है क्या। जब हम IAR से देखेंगे तो इस पॉइंट के बाद पूरी बॉडी केवल घूम रही है। अगर पूरी बॉडी केवल घूम रही है तो इसके सेंटर की स्पीड कितनी बोलोगे। प्योर रोटेशनल मोशन में कोई भी पॉइंट की स्पीड कैसे निकालते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन में r ओमेगा करके ना। ना तो r ओमेगा करोगे तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, r, तो ये क्या आएगा, r ओमेगा। और यहाँ r ओमेगा v के इक्वल है ना, वो हमें पता है ऑलरेडी, ग्राउंड पे प्योर रोलिंग है तो r ओमेगा और v इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं ना सेंटर की स्पीड इससे v आ रही है, जो इधर हमें पता है v है। अगर हम सबसे ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड निकालें तो उसके लिए r कितना हो जाएगा, उसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा, एक्सिस से डिस्टेंस 2r हो जाएगा ना। तो पॉइंट ए की स्पीड क्या बोलोगे, 2r इंटू ओमेगा, मतलब 2v ना। कोई भी पॉइंट की, मान लो हमें इस पॉइंट की स्पीड निकालनी है तो आप ऐसे मिला दोगे, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, r, तो ये √2r, और इसके 90 डिग्री पे ऐसे जाता दिखेगा, √2r इंटू ओमेगा। ये पॉइंट मान लो d है
तो पॉइंट डी की स्पीड कितनी आएगी, √2r इंटू ओमेगा, मतलब √2v। याद करो हम लोगों ने निकाला था यहाँ की स्पीड √2v आई थी, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से v, रोटेशनल मोशन की वजह से नीचे को v, तो इनका नेट इधर को आ रहा था ऐसे √2v। याद आ रहा है कुछ? इसको ए बोला गया है, ये बी सी है, ये बी है, ये डी है। ऐसे इधर अगर हम कोई पॉइंट ई ले लें तो उसकी भी आप ऐसे स्पीड लिख सकते हो, पॉइंट ई की स्पीड के लिए उसका रेडियस √2r इंटू ओमेगा। तो ऐसे हम कोई भी पॉइंट की स्पीड लिख सकते हैं। इसीलिए तो आईआर पढ़ा रहा हूँ श्रेयस ना, कि इससे अपना जो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन था वो प्योर रोटेशनल मोशन दिख रहा है, और प्योर रोटेशनल सॉल्व करना अपने को ज्यादा आसान पड़ेगा। नोट करो यहां तक। हाँ, कोई भी बॉडी अगर रोल कर रही है, केवल रोटेट कर रही है, तो एक्सिस से उसकी डिस्टेंस इनटू ओमेगा करोगे तो स्पीड आ जाएगी ना। प्योर रोटेशनल मोशन वाला कॉन्सेप्ट सोचो। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं ना। अब देखो, अगर जैसे हमने कोई बॉडी ली, मान लो हमने एक सॉलिड सिलेंडर लिया हुआ है, ये वी से आगे को जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, ग्राउंड पे प्योर रोलिंग करता हुआ जा रहा है, कोई फोर्स हमने नहीं लगाया हुआ है ना, वी से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूं,
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, तो कितनी आ जाएगी? मास इसका m ले लेते हैं, रेडियस कुछ r ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। इसको कितना लिख देंगे? i को लिख देंगे हाफ mr² और ओमेगा को लिख देंगे v/r का स्क्वायर ना, v इक्वल टू r ओमेगा होगा ना, ग्राउंड पर है, तो ये हो जाएगा 1/2 mv² प्लस 1/4 mv², 3/4 mv²। नहीं, ये देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। अभी ये हमने कैसे लिखा काइनेटिक एनर्जी? जनरल मोशन लेके लिखा ना, कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन लेकर के। अगर हम इसी को रोटेशनल मोशन लेके सोचे, आई आर से सोचे यहां से ना, अगर हम यहां से सोचेंगे तो हम इसको केवल क्या लेंगे? केवल रोटेशनल मोशन लेके सोचेंगे। केवल रोटेशनल लेंगे अगर मेथड 2, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये आई कहाँ से लेंगे? जब आप इसको एक्सिस ले रहे हो ना, इसके अबाउट पूरी बॉडी घूम रही है, तो ये आई किसके अबाउट है? आई ए आर के अबाउट हमारा आई है। ये बात समझ आ रही है? वहां से केवल रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, तो वहां से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे। केवल रोटेशनल मोशन में ऐसे एनर्जी निकालते हैं। और आई आर के अबाउट आई कैसे निकालोगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको आई पता है, तो इसके अबाउट निकालना है। इस वाले एक्सिस के अबाउट पता है ना, दोनों एक्सिस स्क्रीन के बाहर आ रहे हैं ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। आईसीएम की वैल्यू कितनी है? आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर लगाओगे ना, आईसीएम की वैल्यू होगी हाफ mr² प्लस mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो हो गया हाफ 3/2 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। आर इंटू ओमेगा को वी लिख दोगे तो ये आ जाएगा 3/4 mv²। तो फायदा देख रहे हो, जो बिना आईआर के करने पे हमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल लेके सोचना पड़ रहा है, वो आईआर से केवल रोटेशनल लेके हो जा रहा है ना। कभी भी एनर्जी वगैरह लिखनी होगी तो आप ऐसे आईआर से केवल रोटेशनल लेके कर देना। आईआर मतलब वो पॉइंट जो रुका हुआ है, उसके अबाउट पूरी की पूरी बॉडी केवल रोटेट कर रही है, वही आईआर होगा ना। कहीं पे आईआर कहीं पे भी हो सकता है, अभी नीचे वाले पॉइंट पे आया है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने ये आई आर के अबाउट, यहाँ आई आर है ना, इसके अबाउट पूरी बॉडी केवल रोटेट कर रही है, तो रोटेशनल मोशन वाली एनर्जी यूज करके टोटल एनर्जी लिखी है। आई आर से मोशन केवल कौन सा दिखेगा? रोटेशनल ना, तो रोटेशनल एनर्जी लिखी है। और एनर्जी चाहे आई आर से देखो या इधर से देखो, दोनों से सेम दिखेगी। आई आर जीरो वेलोसिटी फ्रेम है ना, तो वहां से एनर्जी या ग्राउंड से एनर्जी सेम दिखती है। हाँ वही, बस उसी पे आ रहा था सोनाली, ये लिख लो फिर अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं।
भावेश, IR जो होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि रोलिंग के टाइम पे ही हो। कोई भी टाइम पर जनरल मोशन हो रहा है, अगर बॉडी का सेंटर ऑफ मास V से आगे जा रहा है और उसके बाद बॉडी घूम रही है, भले ही रोलिंग हो या ना हो, तो भी वहां पे एक आप ऐसा पॉइंट खोज सकते हो जहां पे IR होगा, उसके बाद प्योर रोटेशनल मोशन होगा। अभी ज्यादा डाउट नहीं सोचो ना, जितना मैंने बताया है बस अभी आप वो समझो ना, खुद से नए कोई डाउट्स नहीं सोचो, पूरा पढ़ने दो पहले। हो गया नोट? अब देखो, जैसे हमने मान लो कोई सिलेंडर को, जो अभी लास्ट केस में था उसी केस को लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर ऐसे V स्पीड से आगे जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है ना, प्योर रोलिंग कर रहा है। इस पे अभी हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, अगर हमने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन भी अभी कितना है, 0 है ना। सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई अल्फा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कोई इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना रहा, नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो मैं क्या बोलूंगा, नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन को निकालने के लिए मैं ऐसे सोचूंगा, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से प्लस एक रोटेशनल मोशन की वजह से। तो ये आगे को ए, इसका कुछ नहीं है, इसका A0 है ना आगे को, तो इस पॉइंट का ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से कोई ए नहीं है ना, केवल वो V स्पीड से जा रहा है ना, और इसका अल्फा 0 है, अल्फा 0 है, ओमेगा है ना, बॉडी घूम तो रही है ना, तो R अल्फा वाला पार्ट भी क्या होगा, 0। लेकिन R ओमेगा स्क्वायर वो 0 है क्या, ओमेगा है, तो नीचे वाले पॉइंट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है क्या, नहीं है। तो अगर मैं नीचे वाले पॉइंट को B पॉइंट लिख रहा हूं, तो पॉइंट B का मैं एक्सेलरेशन पूछूं, तो वो नॉट इक्वल टू 0 है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B is 0, बट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट B इज नॉट 0। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट बी, जो यहाँ IAR है, वो 0 वेलोसिटी फ्रेम तो हमेशा मिलेगा, बट एक्सेलरेशन उसका 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ओमेगा 0 रहता, शुरू हो रहा होता अगर रोलिंग, तो वहां पे आपको मिल जाता फिर। अभी वो केस कराऊंगा ना, अभी जब 0 होगा एक्सेलरेशन, हाँ, इस केस में एक्सेलरेशन नीचे वाले पॉइंट का 0 नहीं है। समझ आया सभी को? अबे श्रेयस देख, यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन कौन से होते हैं, एक तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वाले दो होते हैं, R अल्फा और R ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल नहीं है क्योंकि हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं कुछ भी, रोटेशनल भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो अल्फा भी नहीं है। लेकिन ओमेगा तो है ना, आपने V स्पीड से और ओमेगा दे करके रोल करा दिया है, तो ओमेगा की वजह से R ओमेगा स्क्वायर तो है ना नीचे वाले पॉइंट पे। तो ये वाला है, तो नेट सबका, इसका 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 नेट मिला के यही बचेगा ना। ना तो मैंने इसलिए लिखा है कि IAR इज ए 0 वेलोसिटी फ्रेम, ये हमेशा मिलेगा IAR पे। ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, 0 हो भी सकता है, नहीं भी। तो अगर आप IAR से टॉर्क इक्वल टू I अल्फा लगाने जा रहे हो, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा लगाने जा रहे हो, तो IAR का एक्सेलरेशन है, तो मतलब आपको सीडो फोर्स को भी फिर कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ, एनर्जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉर्क लिखने में आपको सीडो फोर्स का ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है ना, हमें एक्सेलरेशन उसका 0 नहीं है, तो वहां से जब हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे तो हमें उसका सीडो फोर्स का भी टॉर्क लेना पड़ सकता है ना, तो वो भी ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको जब तक जरूरत नहीं है आपको अवॉइड करना है ना, आई आर से एक्सेलरेशन निकालना आपको अवॉइड करना है। एनर्जी वगैरह निकालना, वेलोसिटी वगैरह निकालने के लिए यूज करो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, अल्फा निकालने के लिए मत यूज करो, अवॉइड करना है। यहाँ अल्फा 0 है बट ओमेगा तो है ना। अगर सीडो फोर्स का टॉर्क 0 है तो यूज कर लो, अगर टॉर्क 0 नहीं है तो मत यूज करो। मैं ये पॉइंट भी लिख देता हूँ, इट इज बेटर टू यूज torque equal to I alpha from IAR when torque of pseudo force is 0। उस टाइम पे ये अपना काम बहुत आसान कर देगा। कहाँ पर? since acceleration of IR may not be 0 used, ये टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखा है, के ई क्या है, के ई कहाँ लिखा है? सो के बाद, अच्छा सो, अच्छा सो यूज टॉर्क 0, सो यूज टॉर्क ऑफ सीडो फोर्स, यूज है, यूज, यू ऐसे ही लिखा है ना। आई आर से एक्सेलरेशन तभी निकालने जाओ जब वहां पे आई आर का एक्सेलरेशन भी 0 हो, टॉर्क ऑफ सीडो फोर्स या तो 0 हो, तो आपको ये सब दिक्कतें नहीं होंगी, प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा। अब मैं वो कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। नोट होने के बाद बोल देना। जल्दी लिखो भाई। अब देखो, जैसे मान लो मैंने ये एक सॉलिड सिलेंडर लिया, रफ सरफेस पे रखा हुआ है, और इसके सेंटर पे एफ फोर्स लगाया, और पूछा जाए कि भाई इसके सेंटर का एक्सेलरेशन बताओ, कितने एक्सेलरेशन से ये जाएगा आगे को। सेंटर का हमें एक्सेलरेशन बताना है, और बोल दिया गया है प्योर रोलिंग हो रही है ना, यहाँ पे हमने बोल दिया कि प्योर रोलिंग हो रही है, रफ सरफेस है,
तो अभी तक हम क्या करते थे, एफ फोर्स लगता था तो यहाँ फ्रिक्शन लेते थे, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख के करते थे। लेकिन हमें पता है जब ये रोल कर रहा है तो ग्राउंड वाला पॉइंट IAR बनेगा ना, ग्राउंड पे IAR आएगा ना, तो वहां से फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क कितना होगा, अगर हम यहां से सोचें, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क कितना होगा, 0। और इसका कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा नीचे वाले पॉइंट का, नहीं, तो केवल एक सेंट्रीपिटल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब इधर को एक्सेलरेशन है, तो सीडो फोर्स क्या होगा, नीचे को लगाओगे उसके अपोजिट, तो सीडो फोर्स भी इससे ही क्रॉस करेगा ना। अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर को है आर ओमेगा स्क्वायर, तो सीडो फोर्स क्या लगाओगे, सेंटर पे लगाओगे नीचे को उसके अपोजिट ना। जब हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा यहां से सोच रहे हैं, तो उसके लिए फ्रिक्शन का टॉर्क 0 है, सीडो फोर्स का टॉर्क 0 है इस पॉइंट के अबाउट, केवल कैपिटल एफ का टॉर्क दिखेगा ना इस पॉइंट से। कुछ समझा मैंने क्या बोला? तो जब यहाँ पे हम IAR से सोचेंगे तो हम क्या बोलेंगे, IAR के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क कितना है, टॉर्क IAR के अबाउट लिखेंगे बराबर आई भी IAR के अबाउट लेंगे इनटू अल्फा। हाँ, यहाँ पे सीडो फोर्स का टॉर्क 0 है क्योंकि यहाँ पर सीडो फोर्स में बस आर ओमेगा स्क्वायर वाला एक्सेलरेशन है और वो वर्टिकली ऊपर को है, तो सीडो फोर्स नीचे को लगेगा सेंटर ऑफ मास पे, तो वो इसी से क्रॉस करेगा, जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग देख रहे हैं टॉर्क उसी से क्रॉस करेगा। तो टॉर्क कितना आ जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, कैपिटल एफ का टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू आर। आई आर के अबाउट आई कितना आएगा, ICM प्लस MR स्क्वायर इंटू अल्फा, तो अल्फा आ गया FR ओवर ICM प्लस MR स्क्वायर। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, सब सही है ना? हाँ, तो अब देखो सेंटर का एक्सेलरेशन कितना बोलोगे, फिर सेंटर का एक्सेलरेशन कितना बोल दोगे, इसको और निकाल सॉल्व कर लेते हैं। आई की वैल्यू डाल देंगे हाफ MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, तो आ जाएगा 2/3 F/MR ना, ये आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा पता है तो यहां से अगर मैं सोच के इसका एक्सेलरेशन लिखूं सेंटर ऑफ मास का, तो वो कितना बोलूंगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो कितना हो रहा होगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी, आर अल्फा करके निकालूंगा ना, तो 2/3 F/m, यहाँ पे इसका सेंटर का एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने केवल रोटेशनल मोशन यूज करके ये निकाल लिया, लेकिन इसके लिए हमने ध्यान रखा कि नीचे वाला पॉइंट का कोई भी सीडो फोर्स का टॉर्क नहीं आ रहा है। टॉर्क में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स इसी से क्रॉस हो रहा है ना, इसी पॉइंट के अबाउट तो आप टॉर्क निकाल रहे हो, नीचे वाले पॉइंट के अबाउट केवल कैपिटल एफ का टॉर्क आएगा। हाँ, बस आपको सीडो फोर्स का सोचना रहेगा, अगर सीडो फोर्स दिख गया कि नहीं है, उसका टॉर्क नहीं है, तो फिर आप इजीली कर लोगे। अगर सीडो फोर्स वगैरह कुछ आ रहा है तो छोड़ दो, फिर नॉर्मल सॉल्व करो। देखो जैसे मान लो आपको ऐसा कोई सिचुएशन होता है, ये सॉल्व नहीं करेंगे, बस मैं आपको केस समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको नहीं करना है, और इसको हमने एक प्लैंक पे रखा।
और इसको हम आगे को मूव कराएं, प्लैंक को, ये स्मूथ सरफेस पे रखा है ना। अब यहाँ पे बोला जाए कि भाई इनके एक्सेलरेशन निकालो, तो अब यहाँ पर पहले तो ये नीचे वाला पॉइंट IAR नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि वो भी मूव कर रहा होगा कोई वेलोसिटी से ना। तो यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट लेके सॉल्व नहीं करते आएगा। और पहले तो यहाँ पे IAR कहाँ है वो भी खोजना पड़ेगा ना। इस सिचुएशन में IAR सीधे ग्राउंड पे नहीं है, यहाँ खोजना पड़ेगा कहाँ IAR है। तो अब हम एक तो पहले अब ये सीखने जा रहे हैं कि IAR होता कहाँ है, वो कैसे पता करें ना। और दूसरा देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन में IAR यूजफुल नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वही करना पड़ेगा, 3 इक्वेशन इसके लिए लिखनी पड़ेगी, इसके लिए ट्रांसलेशनल इक्वेशन। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड IAR। नॉर्मली आप देखो, एक तो ऐसे याद रख सकते हो कि ग्राउंड वाले केसेस में IAR लेके यूजफुल होगा सॉल्व करना, मूविंग सरफेस पे अवॉइड करना। तो अब हम लोग इसमें कुछ कुछ केसेस देखेंगे IAR फाइंड करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहला केस देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट अगर हमें बॉडी पे पता है तो हम कैसे IAR फाइंड करेंगे। देखो IAR मतलब, IAR एक तरह से एक फिक्स एक्सिस टाइप हो जाता है ना, एक इंस्टेंट के लिए फिक्स एक्सिस हो जाता है। तो हम लोग देखो पहले ऐसे सोचते हैं कि मान लो हमारे पास कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी है जो कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि इस एक्सिस पे फिक्स है। अगर वो इस एक्सिस पे फिक्स है और मैं उस पे कोई इस पॉइंट की मान लो मुझे वेलोसिटी निकालनी है और वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, कुछ इधर को आ रही होगी। एक सेकंड, थोड़ा डायग्राम अच्छे से ना? इधर को कुछ V1 आ रही है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया, वो घूमने की वजह से उसकी वेलोसिटी कुछ इधर को आ रही है V2। तो अब इसका रिवर्स सोचो, अगर आपको मान लो हमने सेम बॉडी दी और उस पे बोला कि एक पॉइंट V1 पता है और एक पॉइंट V2 पता है, तो ये कहाँ पे फिक्स होगा एक इंस्टेंट के लिए। मतलब कौन सा ऐसा एक्सिस है जहां पे केवल रोटेशनल दिखेगा। तो आप कैसे सोचोगे, आप उसका रिवर्स प्रोसेस सोचोगे। जब ये फिक्स था तो आपने वेलोसिटी कैसे निकाली, V1 के लिए क्या किया, R लिया और R के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये V2 कैसे निकाला, ये इसका R लिया और R के परपेंडिकुलर। तो आपको पता है कि जहां पे भी फिक्स एक्सिस है वो कहाँ होगा, V1 और V2 के परपेंडिकुलर पे ही पड़ेगा ना। तो आप V1 का परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और V2 का परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये जहां पे कट करेंगे वहीं पे आपका IAR आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
अगर दो पॉइंट की वेलोसिटी हमें पता है और वो पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, तो आप दोनों के परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, वो जहां पर आएंगे वहां पे ही हमारा IAR होगा। तो ये पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या करना है? पहला स्टेप क्या करोगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर टू गिवन वेलोसिटीज। तो हमारा IAR will be on point of intersection of perpendiculars। अब जैसे एग्जांपल में देखो, हमने जैसे कोई भी स्फीयर या सिलेंडर वाला केस देखा, तो हमें पता है ग्राउंड पे रोलिंग में नीचे IAR आता है। तो ये अगर हमें ऐसे सोचे कि हमें यहाँ की वेलोसिटी पता है, मान लो इधर को है, इधर वाले पॉइंट की वेलोसिटी किधर आती है? इधर को आती है ना, V और R ओमेगा की वजह से इधर को। तो हमें अगर इन दो पॉइंट की वेलोसिटी पता है, तो हम IAR कैसे निकालेंगे? इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो यहाँ कट कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? दो पॉइंट की अगर हमें वेलोसिटी पता है, तो हम उन पे परपेंडिकुलर डाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, वही हमारा IAR हो जाएगा, वहां से जो एक्सिस पास हो रहा होगा। नोट कर लो इसको। ये कैसे बताया? ये उल्टा करके सोचा हमने ना, कि जब कोई भी बॉडी केवल रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसके जो वेलोसिटीज होते हैं वो क्या होते हैं, उसको पॉइंट से जो मिलाने वाली लाइन होती है उससे 90 डिग्री पे होते हैं ना। तो हमने वही सोचा कि अगर वेलोसिटी पता है तो उससे 90 डिग्री पे लाइंस ड्रॉ करें, तो वहीं पे जहां कट होंगे वहीं एक्सिस आना चाहिए ना। पहले प्योर रोटेशन सोचा, फिर उसको यूज करके ये V2 का डायरेक्शन आयुष पीछे हमने सॉल्व किया था ना। हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, A B C D हर पॉइंट की वेलोसिटी निकाली थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुष कुंबर, याद है? V1 V2 ये ABCD सब पॉइंट की वेलोसिटी निकाली थी डायरेक्शन के साथ, तो वही वाला रिजल्ट लिखा है ना। V इधर को होता है, R ओमेगा नीचे को होता है, तो उनका नेट इधर को कुछ आ रहा है। V2 समझाने की जरूरत है क्या? बाकी बच्चों को V2 समझाने की जरूरत है? नेक्स्ट पेज पे चलूं? अब जैसे इस केस में आप बताओ IAR कहाँ होगा? एक वॉल और एक ग्राउंड के सहारे एक रॉड ऐसे रखा हुआ है और वो स्लिप कर रहा है। ये एक रॉड है जो स्लिप करके गिर रहा है, तो इसका ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड इधर को जा रहा होगा और ये वाला एंड इधर को जा रहा होगा। तो हमें बताना है इस टाइम पे इसका IAR रॉड का कहाँ होगा। रॉड कौन सा मोशन कर रहा है? रॉड का सेंटर इधर कहीं नीचे गिर रहा है, साथ में उसके बाद पूरी रॉड घूम भी रही है।
यहाँ पे हमें आई आर रॉड का निकालना है। हाँ, ऊपर राइट में ना, यहाँ पर आप ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ए पे परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे जा रहा होगा। बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो ऐसे जा रहा होगा। तो यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट ना हमारा ये रॉड केवल रोटेशनल मोशन करता दिखेगा यहाँ से एक इंस्टेंट के लिए। ठीक है, समझो, कहीं पे भी कोई भी बॉडी का आईआर पूछा जाए तो आप उसके 2 पॉइंट की वेलोसिटी का पहले डायरेक्शन दिखा लोगे, फिर उन पे परपेंडिकुलर डाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आईआर ले लोगे। अब हम लोग नेक्स्ट केस देख रहे हैं, केस 2। आईआर कहीं पे भी हो सकता है ना, कोई बॉडी। आईआर क्या, एक तरह से ये हाइपोथेटिकल टाइप पॉइंट है कि वहां से पूरी की पूरी बॉडी रोटेशनल मोशन करती दिखेगी। अगर आप यहाँ बैठे हो तो ये बॉडी आपको लगेगा कि रॉड पूरी ऐसे रोटेट कर रही है केवल। तो वो कहीं से भी दिख सकता है ना, ऐसा बॉडी के अंदर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। केस 2 देख रहे हैं हम लोग, जिसमें वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट एंड एंगुलर वेलोसिटी इज नोन। ना मतलब हमें यहाँ पे कोई एक ही पॉइंट का v पता है और ओमेगा पता है। तो आप पहले तो आप फिक्स पॉइंट लो, कोई बॉडी जो फिक्स है। सोनाली, वो पैरेलल एंटी पैरेलल का केस अभी मैं कराऊंगा ना, अभी उसमें दिमाग नहीं लगाओ, जो बता रहा हूँ वो देखो। ना, मान लो कोई पॉइंट है, कोई बॉडी है, अगर वो मान लो फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है और इसके अबाउट वो ओमेगा से घूम रहा है। अगर वो फिक्स है इस एक्सिस के अबाउट और ओमेगा से घूम रहा है, और आपने मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ पे लिया, तो उसकी वेलोसिटी कुछ इधर को आ जाएगी ना, अगर ऐसे घूम रहा है। अब उल्टा सोचो, अगर मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी पता होती और ओमेगा पता होता तो मैं कहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन लेता ना। उल्टा सोचो अब, कि हमें कोई बॉडी पता है, उस पे एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है और इसका ओमेगा पता है कि किधर है। तो आप क्या सोचोगे, अगर वो ऐसे घूम रहा है तो कहीं इस डायरेक्शन में कहीं पे उसका सेंटर आना चाहिए, जिसके अबाउट ऐसे घूमने की वजह से वी इधर जा रहा है। तो आप वी पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, और कुछ मान लोगे कि आर डिस्टेंस पे इससे यहाँ पे कहीं आई आर है। तो अगर ये आर डिस्टेंस पे आई आर है तो वहां से वी इक्वल टू आर ओमेगा फॉलो हो रहा होगा। तो आर क्या हो जाएगा, वी अपॉन में ओमेगा। तो हमें अगर v पता है तो हम v बाई ओमेगा करके r ले लेंगे और परपेंडिकुलर डाल के उतनी डिस्टेंस पे आई आर फाइंड कर लेंगे। समझ आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ, बस रिवर्स करके सोचना है। जो फिक्स रोटेशन में होता है फिक्स एक्सिस के अबाउट, पहले वो समझो। तो कुछ रेस में क्या बोल रहा हूँ, मान लो ये बॉडी अगर इस एक्सिस के अबाउट फिक्स होती तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती, इधर को कुछ v होती अगर ये ऐसे घूम रहा है। और v और ओमेगा में क्या रिलेशन फॉलो होता, v इक्वल टू आर ओमेगा फॉलो होता। अब उल्टा सोचो, मान लो आपको v दिया है, ये पॉइंट नहीं पता है, पहले ये पॉइंट पता था, r पता था, ओमेगा पता था, तो मैंने v लिखा। अब उल्टा सोचो, मुझे v पता है, ओमेगा पता है, तो मुझे पता है कि अगर ये प्योर रोटेशन कर रहा होगा किसी एक्सिस के अबाउट तो वो जो होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो लाइन आ रही होगी r, उस पे हो रहा होगा। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और वहां से कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, जहां पे फॉलो हो रहा होगा उतनी डिस्टेंस पे होगा, तो वहां ले लिया। ठीक है, केस 2 क्लियर है सभी को।
ये सिद्धेश बस डायग्राम बना लो, इससे याद रहेगा ना, इसमें पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। जिसमें पॉइंट रहेगा मैं लिखाता जाऊंगा, इसमें मत लिखो, इसमें बस ऐसे डायग्राम बना लो। जैसे एग्जांपल में कोई स्फीयर रोल कर रहा है ग्राउंड पे, इसके सेंटर की स्पीड पता है और इसका ओमेगा पता है, सेंटर की मान लो स्पीड पता है, तो हमें पता है अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये पॉइंट घूमने की वजह से इधर को कब जाएगा, बस एक ही पॉइंट की स्पीड पता है, जब वेलोसिटी से 90 डिग्री पर हम ऐसे जाएं, तो इसी लाइन पे कहीं पे ओमेगा पड़ना चाहिए, तो इसके अबाउट जब ऐसे घूमेगा जैसे ये ओमेगा दिया है तो ये पॉइंट आगे जाएगा ना। तो अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम लोग v बाई ओमेगा कर देंगे, तो वही v इक्वल टू आर ओमेगा फॉलो हो रहा होगा, तो ये रेडियस के इक्वल आ जाएगा। अगर हमें गिवन है कि v की वैल्यू आर ओमेगा के इक्वल है, तो उससे ये r की बराबर आ जाएगा, है मतलब ये r यहाँ से रेडियस के इक्वल है, तो यहाँ पे आ रहा है। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है ना, ओमेगा भी तो दिया है डायरेक्शन के साथ, अगर ऊपर लोगे तो ओमेगा के डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये पॉइंट पीछे जाता दिखेगा ना, आपको ये पॉइंट आगे जाना चाहिए, तो मतलब नीचे होगा एक्सिस तभी ना उसके अबाउट ऐसे घूम के ये आगे जाएगा। हाँ, वो तो आपको ध्यान ही रखनी होगी ना। यहाँ पे श्रेयस कुछ भी रट के काम नहीं चलेगा ना, समझ लो चीजों को ना, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अभी कराऊंगा, पहले नोट कर लो सारे, अभी कराऊंगा। अगर आपको v पता है ओमेगा पता है तो v बाई ओमेगा करना है, और v के परपेंडिकुलर लाइन पर आपको v बाई ओमेगा डिस्टेंस पे आई आर लेना है ना। और एक बार वहां जाने के बाद आप रोटेट करके देख लो ओमेगा के डायरेक्शन में कि घुमाने की वजह से उधर को v मिल रहा है या नहीं। अगर गलती से कोई ने इधर ले लिया तो वो जब ओमेगा के डायरेक्शन में घुमाएगा तो ये पॉइंट पीछे मिलेगा, तो समझ आ जाएगा कि रॉन्ग हुआ है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ।
जल्दी लिखो, 2 केसेस और कराने हैं, 10 मिनट बचा हुआ है।